अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, पिछला जो टॉपिक था उसमें आपको वायरस के स्ट्रक्चर को पढ़ाया और मैंने आपको समझाया था कि वायरस का स्ट्रक्चर तीन एग्जांपल्स को देकर, जिसमें हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज वायरस को, और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस को, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा HIV को। आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस की क्लासिफिकेशन और पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। अच्छा बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस से। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वायरस की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो बेटा देखो, वायरस की क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे कर हम हमारे पास डिफरेंट बिहाफ से वायरस की क्लासिफिकेशन करने की। जो पहले हमारे पास बिहाफ है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा जी, होस्ट के बिहाफ पे यानी इसका मतलब है वायरस किस पार्ट पे जाकर अटैक करेगा, यानी वायरस का होस्ट कौन है, वायरस जिन लिविंग सेल्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा वो कौन है। तो पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहली जो हमारे पास क्लास है दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस नाम से ही आपको पता लगता है कि बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज का मतलब होता है ईटर। इसको मैंने अच्छी तरह से पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा होता है, किस तरह का होता है, क्या शेप होती है उसकी। सही है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इसको नाम की हद तक ही हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस का मतलब ये है कि इन वायरस का जो होस्ट है वो क्या है, प्लांट है। सही, इन वायरस का जो होस्ट है वो कौन है, प्लांट है। मोर देन 2000 टाइप्स मैनी वायरस आर डिस्कवर्ड, यानी 2000 से ज़्यादा जो है अब तक प्लांट वायरस डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर जो जो भी अब तक डिस्कवर हुए हैं वो कैसे हैं, RNA जीनोम है। सही, अभी हम RNA जीनोम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वायरस कैप्सिड होती है। सही है, वायरस की कैप्सिड होती है यानी आउटर कवरिंग होती है, और उसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड DNA भी हो सकता है, ये न्यूक्लिक एसिड DNA भी हो सकता है, और ये न्यूक्लिक एसिड RNA भी हो सकता है। तो बात यहाँ पर ये है, अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक, जो वायरस का जीनोम है वो कैसा होता है, वो RNA होता है। एंड मैनी हैव रॉड शेप कैप्सिड। अच्छा, और बहुत सारे जिसमें रॉड शेप कैप्सिड होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हमारे पास TMV है, जहाँ से वायरस की डिस्कवरी का स्टार्ट हुआ था, आगाज़ हुआ था। और इसके अलावा पोटैटो येलो ड्राफ्ट वायरस है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि प्लांट्स के अंदर कोई पैथोजेनिक डिजीज़, कोई पैथोजेनिक कंडीशन कॉज कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें, सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड होस्ट है इसका एनिमल। अच्छा, एनिमल में क्या होता है, ये वो वायरसेस हैं जो एनिमल की बॉडी को अटैक करेंगे, एनिमल के सेल के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, एनिमल वायरस कॉज मैनी डिजीज इन एनिमल। अच्छा, अब बहुत ऑब्वियसली आपको पता है वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब है ये होस्ट के सेल में अपनी ज़िंदगी हर हाल में गुजारेंगे। अच्छा, जब होस्ट के सेल में गुजारते हैं तो दे कैन बी अ वायरुलेंट, यानी होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट में कोई ना कोई डिजीज़ अपेयर होगी, कोई ना कोई डिजीज़ अपेयर होगी। तो एनिमल के अंदर ये बहुत सारी बीमारी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि फूट एंड माउथ डिजीज़ इन लिवर लाइफ स्टॉक, यानी जो हमारे पास कैटल्स होते हैं, सही है, गाय है, कैटल्स हैं, गोट है, काव हैं, इन सब में इनके माउथ पे और इनके फूड पे ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनमें उनमें होता ये है कि इनमें छाले की तरह यानी सोर्स लाइक अपीयरेंस हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा रूस सार्कोमा, यानी ये क्या करते हैं, देखो सार्कोमा, ओमा का वर्ड जब भी आता है ये रिप्रेजेंट करता है कैंसर को। सही है, सार्कोमा वायरस कॉजेज कैंसर इन एनिमल। ये वो वायरसेस हैं जो क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं एनिमल्स में। सही है। अच्छा, इसके अलावा पिकोना वायरस, पिकोना वायरस इसकी ये कॉज करते हैं जैसे कि पोलियो डिजीज़ है, ये RNA जीनोम वायरसेस होते हैं। सही है। अच्छा, खैर अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, आपने सिर्फ इसको अभी फ़िलहाल नाम की हद तक याद रखना है कि पिकोना वायरस जो है उसमें हमारे पास पोलियो, हेपेटाइटिस, इस तरह की डिजीज़ ये कॉज कर रहे होते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं। अब जिसमें अभी हमने और फर्दर पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया होस्ट के बिहाफ पे। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अगर कैप्सिड की बिहाफ पे अगर हम देखेंगे, कैप्सिड की बिहाफ पे जब हम देखेंगे वायरस की, तो हमारे पास क्या दिखेगा, वायरस जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, यानी आपको बताया था कि वायरस के अंदर, वायरस जो है बेसिकली
वो कैसे होते हैं वायरस, हमारे पास वायरस के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या है, वो एक उसका कैप्सिड है और एक उसका कोर है। सही है, कोर के अंदर आपको पता है ये दो मेन चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ आउटर कवरिंग इन्वेलप भी होता है, लेकिन ये दो चीज़ें हर हाल में होंगी। उसके अंदर उसका कोर है जिसमें डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड की बिहाफ पे। अच्छा, क्या लिखा है, वायरस हैविंग हेलिकल कैप्सिड विथ ओवरऑल शेप ऑफ रिजिड रॉड, यानी वायरस, ऐसे वायरस जिनका जो है जिनका स्ट्रक्चर, जिनका कैप्सिड जो है वो हेलिक्स लाइक हो और ओवरऑल शेप जो है वो एक रॉड जैसा हो, यानी उनका हेलिक्स का मतलब है यानी इस तरह से फोल्डेड कैप्सिड्स हो। सही है, इस तरह से फोल्डेड कैप्सिड हो। और अगर हम ओवरऑल इनकी शेप को देखें तो ये एक रॉड लाइक मालूम हो रही हो, रॉड जैसी दिख रही हो, लाइक दिस। देखो ये ओवरऑल एक लॉन्ग थिन रॉड लग रही है, लेकिन इस पे जो अरेंजमेंट है कैप्सिड की, इसके अंदर जो कैप्सोमेर की अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, वो है हेलिकल। सही है, हेलिकल है। तो इस तरह ये हमारे पास वायरसेस है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है टोबैको मोजाइक वायरस। सही है। अच्छा, वायरस में हैव पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एट ईच वर्टेक्स। अच्छा देखो, मैंने बताया था कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में होता ये है कि वायरस जो है उसमें क्या होता है, पॉलीहेड्रल का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें इसको अच्छी तरह से बताया था कि वायरस के अंदर जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यानी वो उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि ट्रायंगुलर जो कैप्सोमेयर होते हैं वो इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, लाइक दिस। इस तरह से अगर आप देखो, ये यहाँ पर सही डायग्राम बन नहीं रही, लेकिन आपने इसको समझना है इस तरह से। आप पिछली वीडियो को देखकर इसको अंदाज़ा कर सकते हो। तो ट्रायंगुलर को एक स्फेयर बन जाता है, स्फेयर लाइक अरेंजमेंट होता आती है जिसके अंदर प्रोटीन का कैप्सिड मौजूद होता है। अच्छा, अब इसके जो जितने ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे एजेस में यहाँ पर थोड़ी सी इसके कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं वर्टिसेस। सही है, ये जो है, ये जो एरिया है, ये जो एज है, ये सारे ये कहलाते हैं वर्टिसेस। तो इन वर्टिसेस पे लगा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। सही है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक, यानी कुछ एक ग्लाइकोप्रोटीन्स लगा होता है इन वर्टिसेस पे, जिनको हम कहते हैं स्पाइक। अच्छा, क्योंकि थ्री डायमेंशनली होगा, अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ दिस इज़ द टू डायमेंशनल डायग्राम। तो ये स्पाइक जो है, ये स्पाइक जो है होस्ट के साथ अटैच होता है, होस्ट को रिकॉग्नाइज करने में काम आ रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास है एडिनो वायरस। सही है। अच्छा, वायरस हैव आउटर इन्वेलप स्टडीड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सिड, प्रोटीन का कैप्सिड तो होता है, लेकिन इस प्रोटीन के कैप्सिड के साथ साथ एक आउटर इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये आउटर इन्वेलप ज़्यादातर जो है ये आउटर इन्वेलप जो है ज़्यादातर लिपिड्स का बना होता है और इसी इन्वेलप के साथ फिर स्पाइक्स भी लगे होते हैं। सही, इसी इन्वेलप के साथ स्पाइक्स भी लगे होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस। पिछली वीडियो में इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सही है। अच्छा, वायरस हैविंग अ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीहेड्रल हेड एंड टेल apparatus, एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज वायरस। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ पॉलीहेड्रल कैप्सिड नहीं होता, बल्कि उनके साथ साथ जो है उनके टेल्स भी अटैच होते हैं। तो हेड स्ट्रक्चर अलग होता है, टेल स्ट्रक्चर अलग होता है, और फिर टेल फाइबर जो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर आपको समझाई थी उसकी एग्जाम्पल यही है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल बिहाफ पे हमारे पास वायरस की एग्जाम्पल्स हैं। सही है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फर्दर मूव करते हैं। ये तो हमने कैप्सिड के बिहाफ पे बात की। कैप्सिड के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ वायरल जीनोम, यानी अब हम बात कर रहे हैं जीनोम की। जीनोम का मतलब ये होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कैप्सिड के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वी कॉल दैम अ जीनोम। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी जो वायरस के अंदर जो उसका जीनोम होगा वो कैसा होगा, डीएनए होगा, और डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। सही है, यानी डीएनए के दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। सही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो ये हमारे पास जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पॉक्सी वायरस, जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, बल्कि कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिनके अंदर होता है, यानी उनके अंदर डबल स्टैंड नहीं, बल्कि कैसा होता है, उनके अंदर सिंगल स्टैंड मौजूद होता है। सही है, सिंगल स्टैंड प्रेजेंट होता है। डीएनए की एक स्ट्रैंड यानी सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड
डीएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई सर डबल स्टैंडर्ड तो सिर्फ डीएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड है तो वो तो आरएनए होना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम टाइम आरएनए भी, जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब हम यहाँ पे फ़र्क कैसे करेंगे? डीएनए का मतलब पता है आपको क्या है? डी का मतलब है डीऑक्सी, सही है। तो अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोस शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, तो हम इसको कहते हैं डीएनए। दिस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल में हमारे पास है पर्वो वायरस, जो कि माइल्ड रैशेस प्रोड्यूस करते हैं, सही है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, देखो यहाँ पर आ गया ना कि आरएनए के अंदर भी डबल स्टैंड प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है रियो वायरस, जो कि डायरिया कॉज कर सकते हैं। इसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, एसएसआरएनए सर्व एज एमआरएनए। अच्छा, इसको हम प्लस, इसके साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर, दीज आर द प्लस स्ट्रैंड, दीज आर द प्लस स्ट्रैंड। प्लस स्ट्रैंड का मतलब है जब ये वायरस अपने होस्ट के अंदर जाएंगे, जब ये वायरस है ये अपने होस्ट के अंदर जाएगा, कोई सा भी वायरस है, अब जब ये होस्ट के अंदर जाएगा, इसका डीएनए इंजेक्ट करेगा, तो वो डीएनए कह रहा हूँ, जब अपना जीनोम इंजेक्ट करेगा तो वो जो जीनोम होगा वो डायरेक्ट, अगर एमआरएनए है तो वो डायरेक्टली एमआरएनए के बिहाफ पे एक्ट करेगा, सही है। यानी वो डायरेक्ट एमआरएनए एक्ट करेगा, यानी अब जो है वो डायरेक्टली सिंथेसिस करवाएगा उसको, जो प्रोटीन की नीड होगी, उसको जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन की नीड होती है उस प्रोटीन की डायरेक्ट सिंथेसिस करवाएगा। जैसे हमारे पास टोगा वायरस है जिसमें रोबेला है, सही, रोबेला वायरस है। अगर आपको याद हो कि एमएमआर का वर्ड सुना होगा, एमएमआर के अंदर एम फॉर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वायरस, सही है। ये आपने शायद इसकी वैक्सीनेशन करवाई होगी बचपन में, सही है, जिसमें 4 साल की उम्र में, 5 साल की, 7 साल की और 13 साल की उम्र में इसकी वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को। अच्छा, एनीवेज, फिफ्थ इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अच्छा, यहाँ पे ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो आरएनए है वो एमआरएनए का टेम्पलेट होगा। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दे आर माइनस स्ट्रैंड, दे आर माइनस स्ट्रैंड। माइनस स्टैंड हम इसका वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? माइनस स्टैंड हम इसको क्यों कह रहे हैं? माइनस स्टैंड हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये जो वायरस है, ये जो वायरसेस हैं हमारे पास, ये इनके अंदर जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए का टेम्पलेट है। तो जब ये वायरस होस्ट के अंदर इंटर होगा तो ये पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनाएगा, सही है। जबकि जो प्लस स्टैंड था वो डायरेक्ट एमआरएनए के तौर पे बिहेव करेगा और सीधा प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इनकी एग्जांपल है हमारे पास ऑर्थोमाइक्सो वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस जिस क्लास में आता है। द लास्ट वन इज SSRNA टेम्पलेट, यानी ये आरएनए टेम्पलेट होता है। ये क्या करते हैं, ये भी टेम्पलेट है, बट ये टेम्पलेट क्या करते हैं, ये डीएनए बनाते हैं। यानी ये क्या करता है, ये जो एमआरएनए है ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा, ये जो पहली वाली एग्जांपल पढ़ी उसमें क्या था, वो एमआरएनए टेम्पलेट से एमआरएनए ही बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एमआरएनए से डीएनए बन रहा है। यानी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे अंदर, हमारी बॉडी में होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एमआरएनए से डीएनए बन रहा है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ एमआरएनए से डीएनए बन रहा है तो हम इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास रीट्रो वायरस, सही है, रीट्रो वायरस, जिसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल है एचआईवी, जो कि एड्स कॉज करता है, सही है। तो बेटा ये हमने पढ़ा वायरस की क्लासिफिकेशन। अब एक और टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारे पास पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। वायरस जो होता है पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब बेसिकली आपको पता है कि पैरासाइट उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि नुकसान पहुँचाए, सही है, जो कि अपनी ग़िज़ा, अपना मतलब निकालें किसी अपने होस्ट की बॉडी से और होस्ट को नुकसान करें, सही है, हार्म दी होस्ट, यानी अपना मतलब पूरा करें और होस्ट को नुकसान पहुंचा दें, वो पैरासाइट कहलाता है। अच्छा भाई, अब वायरस जो होता है पैरासिटिक नेचर का क्यों होता है? आपको पता है वायरस जो होता है, जितने भी हमारे पास वायरस हैं, वायरसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वायरसेस जो हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सही है, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि उनका होस्ट जो होता है बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, उस होस्ट के अलावा वो किसी दूसरे होस्ट के साथ
एक्ट नहीं करेंगे स्पेसिफिक फॉर होस्ट, यानी वो दूसरे होस्ट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। कुछ वायरसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक जो होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता, यानी उनके अंदर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी वो एक साथ दो तीन होस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उनका एक होस्ट नहीं होता बल्कि मल्टीपल होस्ट उनके प्रेजेंट होते हैं। सही है, जैसे कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट जस्ट लाइक दैट कि अगर आप बात करो डेंगू की, तो मॉस्किटो भी उसका होस्ट होता है। अच्छा, अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि किसी वेक्टर के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, जैसे कि अभी एग्जांपल दी किसकी, अभी एग्जांपल दी मैंने डेंगू की। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो होस्ट होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ अटैचमेंट डिटरमिन द होस्ट रेंज, यानी बेसिकली होता ये है कि आपको पता है वायरस के अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया वायरस जो है, वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरस के अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट है। तो ये स्पाइक्स जो है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स जो है, ये होस्ट को पहचानने में, ये होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब जिस होस्ट को पहचानता है वायरस जो है, उसी उसी के ऊपर अटैक करता है। तो बेसिकली जो है ये जो होस्ट है ये स्पेसिफिक होता है, ये जो स्पाइक्स है ये स्पेसिफिक होता है अपने होस्ट के लिए। सही है। अच्छा, अब होता यह है कि इस स्पाइक की स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करती है उस वायरस का होस्ट स्ट्रेन। अब आइदर वो होस्ट स्ट्रेन ये भी हो सकता है कि एक ही होस्ट हो उसका, ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा होस्ट हो। सही है। जैसे रेबीज़ है, सही है, रेबीज़ बहुत अच्छी एग्जांपल है। रेबीज़ जो है वो मेमल्स को अटैक करता है। अब वो मेमल्स में उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ह्यूमन भी आ जाता है, डॉग्स भी आ जाते हैं। सही है। इसके अलावा माइस भी आ जाते हैं, ये सब आते हैं। तो ये एक ब्रॉड रेंज है वायरस की। सही है। अच्छा भाई, अब बात ये है यहाँ पे कि वायरस जो है, वायरस किस तरीके से, वायरस की पैरासिटिक नेचर के अंदर कुछ उसके अंदर अडेप्टेशन है, कुछ चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं जो कि उसके पैरासिटिक नेचर को हेल्प करती हैं। सही है, जो कि उसको हेल्प करती हैं कि वो पैरासाइट बन सके। मतलब क्या है इसका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट वन, पहली चीज़ वायरस की पैरासिटिक नेचर के अंदर वायरसेस वायरस वायरसेस मस्ट रिक्वायर्ड required host cell to complete लाइफ साइकिल, यानी वायरस को जो है अपने होस्ट की हर हाल में ज़रूरत होती है। अब देखो, वायरस के अंदर जो भी उसका प्रोटीन है, जो भी उसके अंदर एंजाइम्स हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, सही है, जो भी उसके अंदर मैकेनिज्म है, जो चीज़ें अभी उसके अंदर है, उन सबको यूज़ होने के लिए, उन सबको यूटिलाइज़ करने के लिए वायरस को होस्ट की हर हाल में ज़रूरत होती है। सही है। तो इसका मतलब है वायरस को हर हाल में होस्ट चाहिए। वायरस जो होता है होस्ट की बॉडी के बाहर जो होता है बिल्कुल इनएक्टिव होता है। सही है, वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर बिल्कुल होता है इनएक्टिव। सही है, यानी होस्ट के बिना वायरस सरवाइव नहीं कर पाता। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर वायरस होस्ट में चला गया, सही है, वायरस जो है होस्ट में चला गया, तो अब होस्ट की बॉडी के अंदर भी तो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, होस्ट की बॉडी के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उस डिफेंस मैकेनिज्म से वो खुद को कैसे बचाएगा। सही है। तो अगला पॉइंट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ viruses inside the host। सही है, देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स, देयर आर सर्टेन एडेप्टेशंस। वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो ज़रा हम यहाँ पर सीखते हैं। देखो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, वायरस है,
जब होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, उस किसी भी पैथोजन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सही है, वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अब लेट सपोज हम यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल्स अज्यूम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करता है वायरस, कुछ हमारे पास अडेप्टेशन है वायरस के अंदर। नंबर 1, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अच्छा भाई, आपको पता है कि जब कोई भी पैथोजन एंटर होता है, जब कोई भी पैथोजन एंटर होता है बॉडी के अंदर, कोई भी पैथोजन है वो एंटर हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम का हमारे इम्यून सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एंटर हो जाता है। दीज आर द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। सही है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन क्या करते हैं? इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के दो काम होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आइदर ये करते हैं कि या तो ये उस सेल की, यानी जो पैथोजन है उस पैथोजन के सेल के सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस करवाना शुरू कर देते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उस पैथोजन की हो जाए लाइसिस। सही है, यानी लाइसिस करवा रहे होते हैं, लाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, अब वायरस के केस में कि ये क्या करेंगे, जब वायरस की बात हो, वायरस के केस में ये क्या करेंगे, वायरस के केस में ये इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करेंगे। यानी एक सेल है बॉडी का जिसके अंदर वायरस इन्वेड कर चुका है, एक बॉडी का सेल है जिसके अंदर हो चुकी है वायरस की इन्वेजन। वायरस, बहुत सारे वायरस हैं जो सेल के अंदर घुस चुके हैं और सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे ये कि ये जैसे कि ये क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इन सेल्स को क्या करेंगे, इन सेल्स की लाइसिस करवाएंगे। अच्छा, जो इसका दूसरा फंक्शन होता है, इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो ये होता है कि भाई ये क्या करते हैं, दूसरा जो सेकंड फंक्शन है इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का, वो ये है कि ये उन पैथोजन को एक्सपोज कर देते हैं, किसके आगे, उन पैथोजन को एक्सपोज कर देते हैं ये फैगोसाइट्स के आगे। एक्सपोज पैथोजन टू फैगोसाइट्स, ताकि जो है वो फैगोसाइट्स आकर उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। नाउ अब बात पता है क्या है, अब क्या करेंगे ये वायरस, क्या करते हैं ये वायरस, क्या करते हैं इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को ब्लॉक कर देते हैं, इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कर देंगे ब्लॉक। अच्छा जी, ये सबसे पहली बात, ये तो मैंने आपको बताया कि ये वायरस जो है इस तरीके से काम करता है, या तो ये लाइसिस करवाएंगे पैथोजन की मेम्ब्रेन की, या तो फिर अगर वायरस की बात है तो इन्फेक्टेड सेल की, और या दूसरा काम ये करेंगे कि ये उनको एक्सपोज कर देंगे हमारे इम्यून सेल्स के आगे। लेकिन ये वायरस ऐसे एक्टिवेट नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैस्केड की फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं। सही है, कैस्केड की फॉर्म में एक्टिवेट होता है। कैस्केड की फॉर्म में एक्टिवेशन का मतलब ये है कि भाई जब कभी भी पैथोजन आएगा, सही है, जब कभी भी पैथोजन आएगा तो पैथोजन जो है, अब क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिनमें से एक एंजाइम है, यानी पैथोजन को सेंसिटाइज करके, यानी पैथोजन क्या करेगा, पैथोजन ही इनके एक्टिवेशन को प्रमोट करेगा। जैसे ही पैथोजन आया, वो पैथोजन क्या करेगा, इन सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि वो अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक्टिवेशंस करवा दें। नाउ अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। तो होता क्या है, ये वायरसेस क्या करते हैं, ये वायरसेस क्या करते हैं, देयर आर डिफरेंट एंजाइम विच वर्क इन कैस्केड। सही है, देयर आर डिफरेंट एंजाइम विच वर्क इन कैस्केड। अब वो कैस्केड की फॉर्म में वर्क करते हैं ताकि जो है, ताकि क्या हो सके, कैस्केड की फॉर्म में वर्क करते हैं और फिर फाइनली हमारे पास जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इसकी एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो जब वायरस आता है, वायरस क्या करता है, वायरस जैसे ही आएगा होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाएगा। तो वायरस क्या करता है, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए, वायरस बहुत सारे ऐसे एंजाइम की सिंथेसिस करता है जो उस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। सही, सॉरी एंजाइम नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देता है जो उन कॉम्प्लीमेंट एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं।
सही है। अब क्या होगा, वायरस ने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। जब इसको ब्लॉक कर दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा। जब वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा तो वायरस के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। जब वायरस के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो वायरस आसानी से होस्ट बॉडी में कर सकता है सर्वाइव। सही, ये तो पहली एडेप्टेशन हो गई। दूसरी चीज़ क्या होता है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब क्योंकि वायरस जो है उन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं होने दे रहा, तो ये वायरस क्या करता है, उन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड करता है। सही है, ये क्या करता है, वायरस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड करता है और एंटर हो जाता है बी लिम्फोसाइट्स में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ ये वायरस करेगा बाइंड और एंटर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। समझ आ रही है बात? यानी ये क्या करेगा, इसने क्या किया, जब कोई पैथोजन आता तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए एंजाइम की एक्टिविटी चाहिए। एंजाइम क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन करवाते हैं। लेकिन वायरस ने क्या किया, वो एंजाइम जो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करवाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इनएक्टिव फॉर्म है। वायरस करेगा उसके साथ बाइंड। वायरस उसके साथ बाइंड करने के बाद ये बी लिम्फोसाइट्स के अंदर हो जाएगा एंटर। अब ये बी लिम्फोसाइट्स के अंदर हो चुका है एंटर, तो जिसकी वजह से ये बी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। सही है, ये दूसरी अडेप्टेशन थी। और भी अडेप्टेशन होती है जिसमें हमारे पास है, ये वायरस क्या करता है, इंटरफेरॉन्स के रिस्पॉन्स को भी रोक देता है। इंटरफेरॉन्स के रिस्पॉन्स, आपको पता है इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल प्रोटीन है। सही है, इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल प्रोटीन है। तो ये भी क्या करता है, ये इनकी फॉर्मेशन को और इनकी एक्शन को भी रोक देता है। सही, इंटरफेरॉन को ब्लॉक कर देगा। फोर्थ ये क्या करेगा, साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन को भी रोक देगा। सही है, साइटोकाइनिन की, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया ना कि एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है जो कि इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, इंटरफेरॉन्स की, साइटोकाइनिन की एक्टिवेशन को रोक देंगे। फिफ्थ, जो वायरस का सबसे बड़ा हथियार होता है, ये वायरस अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता रहता है। चेंजिंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बार बार जब ये अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है तो हर बार जो है होस्ट का सेल जो है, होस्ट की का इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाता। जब पहचान नहीं पाता तो वो होस्ट का सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइज होता है और ये वायरस आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। अच्छा, एक तो ये हो गई। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वायरस इतना बड़ा पैथोजन कैसे हो सकता है, ये हमने दूसरी बात डिस्कस की। नाउ द थिंग इज दैट कि वायरस जो होता है, वायरस अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड द होस्ट सर्वाइव कर सकता है। सही है, यानी वायरस आउटसाइड द होस्ट है तो ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि आउटसाइड द होस्ट जो है, अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन क्या है वायरस के लिए, कि वो वायरस होस्ट की बॉडी के, होस्ट के सेल के बाहर है। बट द थिंग इज दैट कि होस्ट की बॉडी के बाहर वायरस जो है बिल्कुल इनएक्टिव होता है। सही है, आउटसाइड द होस्ट बॉडी, आउटसाइड होस्ट बॉडी वायरस होगा बिल्कुल इनएक्टिव। तो अब बात यह है कि ये इनएक्टिव है, तो जब ये इनएक्टिव है तो अब कैसे ये एक्ट करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से ज़िंदा रहेगा। तो बेटा ये ज़िंदा ऐसे रहता है, इनएक्टिव तो है लेकिन ये ऐसे ज़िंदा रहता है कि ये इसकी सारी एक्टिविटी जो है उस वक्त रुक जाती है। इसकी इनएक्टिविटी जो है ये सस्टेन रहती है अनटिल और अनलेस कोई पीएच या टेम्परेचर में चेंज ना आ जाए। पीएच या टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा, सही है, तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पीएच और टेम्परेचर जब तक सेम रहेगा, जब तक पीएच और टेम्परेचर सेम रहेगा तो वायरस की जो सेल्स हैं, वायरस की जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी। यानी वायरस का जो जीनोम होता है वो एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्टिवेट होता है। ये नहीं कह रहा कि वायरस का जीनोम फिर हमेशा सारी ज़िंदगी एक्टिवेट रहेगा, लेकिन वायरस का जो जीनोम है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है एक्टिवेट। सही है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सही है, तो ये है हमारे पास वायरस के अंदर कुछ कैटेगरी, वायरस के अंदर वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसको पैथोजन बनाने में हेल्प करती है, जो कि उसकी पैथोजेनिसिटी को बढ़ा देती है। सही है, इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इन्वेलप है उसका, उसके स्पाइक्स हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट होस्ट रिस्पॉन्स। दे आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, लेकिन दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे के टॉपिक को हम करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।